आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं, शुरुआत उनसे जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। देखिए, वास्तविकता यह है कि आज के जीवन में कोई व्यक्ति अपनी जेब से निकालकर मददगार को पैसे ना दे, लेकिन ये वो जाबाज अधिकारी सिपाही हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की बलि हंसते हंसते दे दी। साथियों, कुछ तस्वीरें हैं जो दर्शाती हैं कि कैसे एक पूरा परिवार किस प्रकार से अपने जब बच्चे को सेना के अंदर भेजता है और भेजने के बाद जब अपने बच्चे को वो पूरी तरह देश के लिए समर्पित कर देता है, तो संभवतया कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकल कर आती हैं। आप हैं शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह के बेटे, जिन्हें आप यहाँ पर अपने पिताजी को सलाम करते हुए देख रहे हैं, पार्थिव देह को सलाम करते हुए देख रहे हैं। आप इस तस्वीर को देख करके मन में कई तरह के पिक्चर्स पाल सकते हैं। बस एक बार मैं तो इतना ही कहूँगा कि इस तस्वीर में जब हम किसी भी तरफ अपने आप को देखते हैं, चाहे इस तरफ या दूसरी तरफ, अपने आप में रूह कांप उठती है। कैसा कलेजा होगा इन परिवारजनों का, ये कितने वीर होंगे ये परिवारजन, ये इनके इस भाव से ही स्पष्ट होता है। एक और तस्वीर है जहां पर पूरे गांव वाले कर्नल मनप्रीत सिंह की अंतिम यात्रा में उनके साथ हैं। और साथियों, ये बात बहुत बड़ी भी है, क्योंकि असल मायने में एक शहीद को और जो लोग शहादत के लिए अपने सिर पर कफन बांधकर बॉर्डर पर खड़े हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि मेरी मौत एक यादगार होगी। जाना इस मृत्युलोक से सबको है, लेकिन वो लोग जो जीते जी अमर हो गए, आप वो हैं। और ऐसे लोगों को पूरी दुनिया हमेशा याद रखे, सम्मान बरकरार रहे, यही हमारे वीरों का असली हौसला है। मेरे प्यारे साथियों, शहीदों की जहां बात हो, वहीं पर शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह की श्रद्धांजलि के अंदर आप लोगों को देख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से शहीद मेजर जो आशीष हैं, उनकी माताजी को आप देख सकते हैं, जो कि अपने साथ प्रणाम की मुद्रा में अपने बेटे की अंतिम यात्रा में साथ साथ चल रही हैं। अंतिम यात्रा में माताजी सलाम कर रही हैं और कह रही हैं कि मैं अपने बच्चे के जाने पर रोऊंगी नहीं। एक माँ के द्वारा, एक बेटे के द्वारा ये जो दृश्य हैं, ये आपके अंदर तक बहुत ज़्यादा अंदर की गहराइयों तक झकझोरने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ माता जी कहती हैं कि मैंने शेर बेटे को जन्म दिया था, वो देश का बेटा था, मैं रोऊंगी नहीं, उसे सल्यूट करूंगी, झोली में लूंगी अपने बेटे को, स्वागत करूंगी उसका। ये शायद किसी वीर को जनने वाली जो वीर माताएं हैं, उन्हीं के अंदर का कलेजा होगा, जो इस तरह के दृश्य को भी अपने आंखों में बिल्कुल ओझल नहीं होने देना चाहती कि मेरा वीर बेटा था, गया है तो मैं इस बात पर क्यों रोऊंगी, मेरा शेर था वो। ये कलेजा है, तभी आज हिंदुस्तान सुरक्षित है। हमें लगता है कि हमारे देश की माताएं बहनें, वास्तविकता में आप जैसों की वजह से ही हमारे देश के अंदर हर व्यक्ति अपने आप को देश का अभिन्न हिस्सा मानकर देश को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सदा संघर्षशील बना हुआ है। ऐसे ही एक और दृश्य आया जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी हुमायूं, जब वो अंतिम क्षणों में थे, तो अपनी पत्नी को कॉल करके, वीडियो कॉल करके कहते हैं कि मुझे गोली लगी है, शायद मैं बच ना पाऊँ, बेटे का ख्याल रखना। ये दृश्य किसी फिल्म के अंदर देखकर भी आपको जब उद्विग्न कर देता है, परेशान कर देता है, लेकिन जब विचार केवल आप कल्पनाओं में भी करते हैं कि ये रियल है, एक डीएसपी जिसके फादर खुद आईजी पद से रिटायर्ड हुए हैं, अपने बेटे के द्वारा अपनी बेटे की जो पत्नी है उनको आए हुए इस कॉल से आप विचार करिए कि क्या अवस्था रही होगी। स्थिति ये कि जब शहीद को गोली लगी है, उस समय भी जब फोर्स उनको ढूंढ रही है, तो ऐसे स्थान पर थे वो कि उन्हें सर्च ऑपरेशन के माध्यम से ढूंढने में भी 6 घंटे लगे, डेड बॉडी को भी ढूंढने में 6 घंटे लगे। ये सभी दृश्यों ने संपूर्ण भारत को पूरी तरह से अपनी तरफ, एक तरह से समझिए कि स्तब्ध करके रखा हुआ है। और हर किसी के अंदर एक ही भाव है कि अल्टीमेटली इन लोगों का क्या इलाज किया जाए। निश्चित ही हम लोग इनका इलाज करेंगे, लेकिन ये कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो हम सबको सोचने के लिए पुनः विवश करते हैं कि क्या कमी रह गई थी भारत के प्यार में, जहां पर कुछ ऐसे आतंकी भी पनप गए जिन्होंने इस तरह के दृश्यों को जन्म दिया। मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें उस डीएसपी के पिता की हैं जिन्होंने इस शरीर को छोड़ दिया है, जो खुद आईजी के पद से पुलिस से रिटायर्ड हुए हैं। ये सभी तस्वीरें अपने आप में आप तीनों को आज हर किसी के मोबाइल पर या तो वॉलपेपर बना चुकी हैं, स्टेटस मैसेज बना चुकी हैं, और सब अपने अपने लेवल पर इन सभी को श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। फिर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, और वो ये है कि आज 16 सितंबर के दिन भी 4 दिन से मुठभेड़ चल रही है। 2000 जवान
आज भी उन आतंकियों को तलाश रहे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। खबर है कि इनमें से 2 आतंकी मारे जा चुके हैं, 2 आतंकियों की तलाश जारी है। तो फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा, ऐसा भी क्या है कि ये अब तक मारे ना जा सके, और कौन आतंकी हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? तो चलिए आगे चलते हैं। कश्मीर एनकाउंटर के अंदर 50 से ज्यादा घंटे बीत चुके हैं। अभी तक सुनने में आ रहा है कि अभी तक 3 जो हैं वो आतंकी, 2 या 3 का फिगर चल रहा है। और ऐसी स्थिति में जब ये तलाश की जाती है कि जब 2 मुठभेड़ों में 3 अफसर और 2 जवान शहीद हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में क्यों इतनी देरी हो रही है? तो चलिए मैं आपको थोड़ा मैप के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं कि ये घटना कहां की है, और जब इस घटना की हम बात करते हैं तो इस घटना के साथ अपने आप को संबद्ध करते हैं। इधर देखिए आप जम्मू कश्मीर का मैप देख रहे हैं। यहां पर कश्मीर में अगर आप देखें तो आपको श्रीनगर के साथ में लगा हुआ ये जो पुलवामा, शोपिया, कुलगाम और अनंतनाग, ये जिले दिखाई देते हैं। ये श्रीनगर के साथ लगे हुए अनंतनाग जगह आपको दिखाई देते हैं, जो अनंतनाग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं। घटना इसी जगह की है, अनंतनाग की घटना है। अनंतनाग को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर झेलम नदी का भी प्रवाह दिखाया गया है। अब जब आप इसको देखते हैं तो यहां की खूबसूरत वादियां एक बार के लिए ही आपका मन मोह लेती हैं कि कितना खूबसूरत दृश्य है यहां। लेकिन यही दृश्य आतंकियों के लिए पनाहगार बना हुआ है। आप जब इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखते हैं और इन पर लगे हुए इन लंबे लंबे पौधों को, पेड़ों को देखते हैं, तो इससे आपको यह समझना आसान हो जाता होगा कि इन गहराइयों में अगर इन पौधों की आड़ में अगर कोई व्यक्ति छिपा हो तो उसको सर्च करने के लिए संभवतया ऊपर से भेजा गया ड्रोन, क्योंकि पेड़ इतने सघन हैं, पेड़ों के बीच में ऐसी घाटियां हैं, इस प्रकार के स्थान हैं कि ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप पेड़ों की सघनता को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आतंकी इन पेड़ों के पीछे कहां छिपकर बैठे होंगे। यह अपने आप में एक बड़ा टास्क है। आप देख सकते हैं किस तरह से नदी बहते हुए इस स्वर्ग में से निकल रही है, लेकिन कुछ आतंकियों ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को तंग कर दिया है। आप देखिए किस प्रकार से यहाँ के स्थान हैं, यहाँ पर जिन आतंकियों की तलाश जारी है, इस तरह के कठिन और दुर्गम मार्ग से होकर के उनकी तलाश की जा रही है। साथियों, यहाँ पर सिपाही, सैनिक, पुलिस और सब फोर्सेस अपने अपने लेवल पर इन जगहों की तलाश कर रहे हैं। इन गहरे स्थानों पर लगातार सर्च जारी है। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा कि अल्टीमेटली ये घटना शुरू कैसे हुई, कहां से ये घटना शुरू हुई, कैसे हुई, तो ये बताइए। ठीक है, तो असल मायने में घटना कुछ उस समय की है जब 12 सितंबर 2023 की सुबह का वक्त था। उस समय खुफिया एजेंसी के कानों में एक खबर सुनाई दी। खबर थी एक मुखबिर के द्वारा। देखिए क्या होता है ना कि जितने भी बड़े ऑपरेशंस होते हैं उसमें पुलिस के द्वारा या सेना के द्वारा अपने लेवल पर कुछ मुखबिर छोड़े जाते हैं जो कि सूचना देते हैं कि सर इस जगह आतंकी छिपे हुए हैं। कुछ लोकल होते हैं, हैंडलर्स होते हैं, उनसे बात की जाती है। एक मुखबिर ने सूचना दी। मुखबिर ने सबसे पहले सूचना पुलिस को दी कि साहब इस जगह इस गांव में आतंकी छुपे हुए हैं। लेकिन ये मुखबिर डबल क्रॉस कर रहा था, डबल एजेंट था। डबल एजेंट मतलब ये पुलिस वालों के सामने तो पुलिस का हमदर्द था और आतंकियों के सामने आतंकियों का हमदर्द था। यानी पुलिस के लिए काम करते करते ये आतंकियों के लिए भी काम कर रहा था। एक तरह से ये डबल क्रॉस करके एक तरह से समझिए कि बिक चुका हुआ मुखबिर था। इसने जम्मू कश्मीर पुलिस को ये खबर दी कि जंगल में एकदम सटीक लोकेशन बताते हुए कि यहां पर लश्कर ए तौयबा के 2 आतंकवादी छिपे हुए हैं। ये खबर जैसे ही 29 साल के जाबाज ऑफिसर हुमायूं को सुनाई दी तो हुमायूं भट्ट तुरंत एक्शन में आ गए। उन्होंने, चूंकि अल्टीमेटली जब पुलिस को यह खबर मिली है तो पुलिस इस काम को अंजाम देने से पहले 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कर्नल्स जो सीओ थे उनको इन्फॉर्म करते हैं कि सर एक जॉइंट ऑपरेशन करना है। सेना और पुलिस मिलकर के एक जॉइंट ऑपरेशन प्लान करती है कि सर एक जॉइंट ऑपरेशन करना है। कहीं से मुखबिरी मिली है कि वहां 2 आतंकी छुपे हुए हैं। कर्नल साहब तुरंत मेजर साहब से बोलते हैं, आशीष जी से, कि चलिए कुछ जवानों की टुकड़ी लेकर के अपन इस ऑपरेशन को अंजाम देने चलते हैं। आतंकियों के छिपे होने की सूचना मुखबिर के द्वारा एग्जैक्ट दी गई थी कि इस जगह छुपे हुए हैं, तो बड़ी ही एक्यूरेसी के साथ वो उस जगह जा रहे थे। जब वहां पर पहुंच रहे थे, जब दोनों लोकेशंस पहुंच रही थी, सब जगह इस तरह से पहुंचते हुए सैनिक और सिपाही जा रहे थे। वहां पर घात लगाकर बैठे हुए आतंकी जिन्होंने इस मुखबिर को भेजा था कि जाओ उनको लेकर आओ, तो भाई साहब वहां पर ये पहुंचे हुए आतंकियों ने सेना के जवानों पर और डीएसपी पर गोलियां चला दी। इसी के चलते हुए वो वहीं पर वीर गति को प्राप्त हो गए। ऑपरेशन काफी मुश्किल था। मक्के के खेत, सेब के बगीचे, पहाड़ी के घने जंगल और इसी के बीच में यह ऑपरेशन चल रहा था। और यह प्रॉपर तरीके से प्लान किया हुआ
हमला था, यानी कि इसकी आतंकी लंबे समय से इंतजार लगा के बैठे थे कि वो आएंगे और तभी जाकर के हम उन पर गोली चलाएंगे। गोली लगते ही सेना के 3 अफसर गिर गए और अफसरों के गिरने के बाद इनमें से एक पहाड़ी की चोटी से गिरकर खाई में गिर गए। डीएसपी हाइडआउट के बगल में ही गिर गए, यानी कि जहां से छुपकर वार किया जा रहा था वहां गिर गए। सेना का जो दस्ता आगे चल रहा था, जिसे हरावल दस्ता कहते हैं, उस दस्ते ने 8 किलोमीटर दूर तक की पैदल यात्रा की। जैसे ही पहाड़ी पर चढ़ने लगे तब तुरंत आतंकियों ने स्नाइपर से अटैक कर दिया, यानी कि रास्ते से 8 किलोमीटर दूर तक तो चलकर जाना पड़ा और वहीं पर घात लगाकर पहाड़ी से निशाना लगाकर स्नाइपर बैठ करके आतंकी बैठे हुए थे, जिन्होंने गोली चला करके हमला कर दिया। कहते हैं कि आतंकियों के पास इतना असला था कि ये जब सेना का हेलीकॉप्टर बचाव के लिए आया तो उस पर भी हमला कर रहे थे। दहशतगर्द ऊंचाई पर बैठे थे। कारगिल याद करिए, जिस समय पाकिस्तानी पहाड़ियों पर बैठ करके हमारी सेना पर हमला कर रहे थे, कुछ वैसा ही इन दहशतगर्दों ने ऊंचाई का फायदा उठाकर हमारी सेना पर और हमारे पुलिस पर हमला किया और हमला करके पहाड़ी के ऊपर से हमला करने से टारगेट बनाया गया। जवाबी कार्रवाई चल रही थी, लेकिन ये मौके का फायदा उठाकर वहां से निकल लिए। लेकिन इस पूरी घटना में जिस व्यक्ति का नाम सबसे ज्यादा निकल कर आ रहा है वो उजैर खान है। ये आतंकवादी है जिसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित हो रखा है। ये जो जंगल है जिस जगह ये घटना हुई है, ये कोकरनाग इलाके का जंगल है और ये उजैर खान यहां का लोकल है, यानी इसी क्षेत्र का आतंकी है, यहीं से पनपा हुआ आतंकी है और इसे इस पूरे जंगल का बारीकी से पता है। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को अपने क्षेत्र का पता होता है कि मेरे क्षेत्र में कौन सी जगह खाई है, कौन सी जगह गुफा मिल सकती है, कहाँ ऊंचे वृक्ष हैं, कहाँ पर छिपा जा सकता है। कुछ उसी तरह से ये जो आतंकी है ये उस जगह का पूरी तरह परिचित है। ए कैटेगरी का आतंकी, A+ कैटेगरी का आतंकी माना हुआ है। 10 लाख रुपए का इसके ऊपर इनाम है। ये लश्कर का आतंकी है। उजैर ने ही ओवरग्राउंड वर्कर्स और जंगल की जानकारी का फायदा उठाकर इस आतंकी घटना को अंजाम दिया है। यहां पर बात सुनने में आ रही है कि असल मायने में ये पूरी कहानी एक मुखबिर की गद्दारी के कारण निकल कर आई। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर ऐसे तो मुखबिर पर यकीन ही नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी कार्रवाइयां मुखबिर के कारण सफल भी होती हैं, लेकिन प्रिकॉशंस रख करके ही ये सारे काम करने होते हैं, ठीक है ना। तो इसी का परिणाम निकला कि आज आप इन्हें तस्वीर में देख रहे हैं। नेशन इन्हें सल्यूट कर रहा है। आज आप जो पार्थिव देह जाते हुए देख रहे हैं ये उसी घटना के परिणाम स्वरूप जो जाते हुए आप हमारे अधिकारियों को, उनके पार्थिव शरीरों को देख रहे हैं, ठीक है। अब इससे आगे की बात करते हुए कि ये कौन से बटालियन के थे, तो मैं बता दूं कर्नल मनप्रीत सिंह जो हैं वो कमांडिंग ऑफिसर 19 राष्ट्रीय राइफल्स के थे। मेजर आशीष धोचक जो हैं वो मतलब बिलोंगिंग टू 15th 6th लाइट इन्फेंट्री थे और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जो हुमायूं भट्ट हैं ये जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी थे। जो कर्नल मनप्रीत सिंह हैं इनके दादा ने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। आप 2003 में भर्ती हुए थे और 2005 के अंदर मेजर बन गए थे और 2003 में लेफ्टिनेंट के पद पर ही भर्ती होते हुए कर्नल के पद तक पहुंचे थे। इसी प्रकार से मेजर जो हैं वो दुश्मनों से निपट कर लौटने की बात कहते हुए ही गृह गए थे। आप उनकी माताजी की तस्वीरें देख रहे हैं जिस पर कि बयान पूछा गया। माताजी पूछ रही हैं कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे, तो मंत्री का बयान है कि हम इस पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद में किस आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली, तो द रेजिस्टेंट फ्रंट नाम से एक आतंकी संगठन है अनंतनाग एनकाउंटर में जिसने इसकी जानकारी ली, मतलब जिम्मेदारी ली है। द रेजिस्टेंस फ्रंट UAPA की एक्टिविटीज के बाद पनपा हुआ है। ये लश्कर का एक आउटफिट है और ये कोशिश करता है कि जो लोग सोशल मीडिया पर काफी एंटी गवर्नमेंट हैं उन्हें टारगेट किया जाए, उन्हें अपने साथ लिया जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से ये ऑपरेट कर रहा है। फिलहाल के टाइम में ये काफी चैलेंज बना हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। शुक्रवार को ही जारी जो दहशतगर्दी थी उसके बाद से हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद ली जा रही है। आप यहां पर पूरी तरह से निगरानी करते हुए सिपाहियों को देख सकते हैं। इस प्रकार से रॉकेट लॉन्चर्स दागकर जहां जहां संभावित एरियाज हैं वहां पर निशाने बनाए जा रहे हैं। चारों तरफ के एरिया को सील कर दिया गया है। ये जहां से भी बचकर निकलेंगे वहां पर मुस्तैदी से सेना तैनात कर दी गई है। पूरी जगह इस प्रकार से प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग चल रही है और मॉनिटरिंग के माध्यम से उनकी लोकेशंस का पता लगाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि अब तक 2 आतंकी मारे जा चुके हैं। ये खबरें आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ अनंतनाग एनकाउंटर के अंदर 2000 ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं और आतंकियों की तलाश के लिए ड्रोन का भी उपयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार से बड़ी मात्रा में क्वाडकॉप्टर, बड़े हथियार और जासूसी कुत्तों की भी मदद ली जा रही है ताकि इन क्षेत्रों के अंदर छुपे हुए आतंकियों की पहचान की जा सके।
देखिए, कुल मिलाकर के ये जो भी घटना हुई है, इस घटना के पीछे एक और घटना जिम्मेदार है, और वो क्या है? अब तक 26 आतंकी इस साल मारे जा चुके हैं। ये एक फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार अंत में इन लोगों ने हमें मार ही देना है। अब छुपने के लिए, क्योंकि जहां जाते वहां पर कोई हमारा पनाहगार तो है नहीं, तो ये फ्रस्ट्रेशन में चलते चलते कि चलो कुछ नुकसान कर ही चलते हैं, उस तरह की हरकत कर जा रहे हैं। खैर, देश का दुश्मन कोई भी हो, किसी भी भेष में हो, बच नहीं पाएगा। यही आपकी और हमारी आज की प्रेरणा है।